एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ पैरों के निशानों को देखते हैं और यहाँ पे बैजर बोलता है कि पैरों के निशानों से पता लगता है कि ये दो लोग हैं और शायद ये वही लोग हैं। इसके बाद स्नेक बोलता है कि जब भी मास्टर नहीं होते तभी चोरी क्यों होता है, कितना ज्यादा चोरी हुआ है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि 1 बोरी आटा चोरी हुआ है और साथ में कुछ चिकन के पीसेस भी चोरी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉक्स आता है और बोलता है कि कोई फायदा नहीं हुआ बॉस, उनके पैरों के निशान बाकियों के साथ मिल चुके हैं इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है। और तब स्नेक बोलता है कोई बात नहीं, उन्होंने ज्यादा नहीं चुराया है लेकिन उन्हें एक आदत सी लग चुकी है। इसके बाद बैजर बोलता है क्या उन्हें लगता है कि हमें पता नहीं लगेगा। और तब स्नेक बोलता है ठीक है, अब उन्हें सजा देने का टाइम हो चुका है। आगे हम देखते हैं अनहेड को जो पानी भर रही होती है और बोलती है कि अच्छा ये तो कमाल की बात है, तुम्हें ओल्ड मास्टर पसंद करते हैं। इसके बाद एनआर बोलता है क्या सच में, और अनहेड बोलती है हाँ बिल्कुल, उन्होंने तुम्हें अपने टूल और घोड़ा भी दिया और साथ में उन्होंने तुम्हें खाने के लिए भी बुलाया। इसके बाद एनआर बोलता है ये तो हमारी पेमेंट थी क्योंकि हमने उनका घर का काम किया। इसके बाद अनहेड बोलती है कि हम स्लेव हैं, हमें कोई पे नहीं करता। और इसके बाद एनआर थोड़ा सोचता है और बोलता है कि अब तुमने कह ही दिया है तो अब मुझे लगने लगा है कि शायद वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन वो मुझे क्यों पसंद करते हैं। इसके बाद अनहेड थोड़ी सी हंसने लगती है और बोलती है मुझे माफ करना एनआर, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें खुद भी नहीं पता इसके बारे में। इसके बाद एनआर ब्लश मारने लगता है और बोलता है नहीं मैं इतना भी कुछ खास नहीं। इसके बाद हम थॉरफिन को देखते हैं जो बोलता है कि एनआर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और एनआर हाँ बोलता है और सोचने लगता है क्या वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एनआर बोलता है वैसे वो ज्यादा बातें नहीं करता लेकिन वो भी अच्छा इंसान है। और तब अनहेड बोलती है हाँ मुझे पता है। तभी अनहेड को एक बुढ़िया बुलाती है और ये बोलती है कि ओह मुझे माफ करना, मुझे मिस्ट्रेस बुला रही है, मुझे जाना होगा। और तब एनआर बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजे रखा। और अनहेड बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बात करने में, सुबह सुबह कोई तो है जिससे मैं बातचीत कर सकती हूँ, फिर मिलते हैं। इसके बाद एनआर बोलता है कल सुबह मिलते हैं और वो आगे बढ़ने लगता है। अनहेड भी अपनी जगह पे चली जाती है। आगे हम देखते हैं एनआर अपना तौलिया को ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि याहू, उसने मुझे एक अच्छा इंसान कहा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो बुढ़िया अनहेड के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बातचीत करने की जबकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट तक तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अनहेड बोलती है मुझे माफ कर देना मिस्ट्रेस, और ये बुढ़िया बोलती है कि तुम्हें हमने यहाँ पे मजाक मस्ती के लिए नहीं रखा, तुम्हें जो काम दिया जाता है तुम्हें वो करना होगा। और अनहेड यस मिस्ट्रेस बोलती है। इसके बाद ये बुढ़िया बोलती है मास्टर अभी आने वाले हैं और साथ में वो कुछ गेस्ट भी ला सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करना, मेरे हिसाब से एक स्लेव के लिए दूसरा स्लेव अच्छा चॉइस है। इसके बाद हम थॉरफिन और एनआर को देखते हैं जहाँ पे एनआर बोलता है ये तो अंकुरित हो गए, ये सब गेहूं के खेत हैं थॉरफिन। और थॉरफिन बोलता है ये तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसा ही दिखते हैं। और एनआर बोलता है हाँ। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कितनी कमाल की बात है, इन्हीं से ब्रेड बनते हैं। और इसके बाद एनआर बोलता है कि हाँ है ना कमाल की बात, और थॉरफिन हाँ बोलता है। इसके बाद एनआर बोलता है कि हम इन्हें बड़ा करेंगे और बेचेंगे, फिर से बड़ा करेंगे, फिर से बेचेंगे, और ऐसा करते करते हम अपनी आजादी खुद खरीद लेंगे। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन एक दिन हम आजाद हो जाएंगे। इसके बाद एनआर खड़ा हो जाता है और बोलता है अब मुझे मोटिवेटेड फील हो रहा है, यह हमारा पहला कदम है आजादी की तरफ, हम और भी ज्यादा पेड़ काटेंगे और उसके बाद उन्हें भी खेतों में बदल देंगे, अगले साल हम इनको दुगना कर देंगे और इस तरह से खेती करके हम अपने आप को आजाद कर लेंगे। पता नहीं अनहेड ने भी इसी तरह का कोई डील किया है या फिर नहीं। और इसके बाद थॉरफिन बोलता है मुझे नहीं पता, तुम्हें खुद उससे जाके पूछना चाहिए। एनआर थोड़ा सोचता है और बोलता है कि क्या उससे पूछना सही रहेगा। इसके बाद थॉरफिन बोलता है कि आज हम क्या करने वाले हैं, और तब एनआर बोलता है कि आज हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद थॉरफिन बोलता है तो फिर चलो जाके जंगल काटते हैं। और तभी एनआर बोलता है कि आज हम प्रार्थना करेंगे, हाँ हम प्रार्थना करेंगे, जिसको सुनने के बाद थॉरफिन थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है। इसके बाद एनआर घुटनों के बल बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है, अपना सर जमीन पे पटकने लगता है और बोलता है हे सर्वशक्तिमान भगवान, हमारे खेतों को बड़ा करो, उन्हें कीट पतंगों से दूर रखो और हमारे लिए बारिश भेजो। और एनआर काफी अजीब तरीके से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा होता है। ये सब देखने के बाद थॉरफिन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी एनआर उसका शॉट खींचता है और बोलता है कि मेरे साथ प्रार्थना करो। और इसके बाद थॉरफिन बोलता है क्या, लेकिन मैं किसको प्रार्थना करूंगा। और तब एनआर बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम जिसको चाहे कर सकते हो, फ्रेयो को प्रार्थना कर सकते हो, हर चीज के लिए प्रार्थना करो, हर किसी से प्रार्थना करो। अब यहाँ पे बैठ जाओ, अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो फिर हमें भगवान से प्रार्थना करना होगा, भगवान को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें और भी ज्यादा प्रार्थना करना होगा। अब अपने हाथ जोड़ो और मेरे साथ प्रार्थना करो। और तब थॉरफिन थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने लगता है और तब एनआर बोलता है कि मैंने सुना नहीं। इसके बाद ये दोनों फिर से इसी तरह से प्रार्थना करने लगते हैं अजीब तरीके से। इसके बाद हम मास्टर कैटल के बड़े बेटे को देखते हैं जिसका नाम होता है थॉरगिल। और थॉरगिल बोलता है ये खेत बिल्कुल भी नहीं बदला, डैड ओलमार और मम्मी कैसे हैं। इसके बाद कैटल बोलते हैं ओलमार जोशीला है, वो एक परेशानी है, वो भी तुम्हारी तरह जंग में जाना चाहता है। इसके बाद थॉरगिल हंसने लगता है और बोलता है कि वो बचपन से बिल्कुल भी नहीं बदला, जबकि वो एक डरपोक है।
इसके बाद कैटल बोलते हैं थॉरगिल, हर इंसान की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, वो जंग के लिए नहीं बना, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो बना हुआ है। इसके बाद थॉरगिल बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, जंग इंसान को बदल देता है, बिल्कुल किंग कैन्यूट की तरह। तभी कोई बोलता है कि किंग, और ये बोलता है कि हाँ अब उसे कोई प्रिंस नहीं बुलाता। वो इस जंग में काफी ज्यादा बदल गया, फिलहाल के लिए वो एक प्रॉपर जनरल है। डैड क्यों ना हम ओलमार को जंग में भेजे ताकि पता चले कि वो क्या कर सकता है। और तब कैटल बोलते हैं क्या पागल हो गए हो क्या, उसकी स्किल के हिसाब से वो बच ही नहीं पाएगा। इसके बाद हम बैजर को देखते हैं जो बोलता है अरे वो तो मास्टर हैं। इसके बाद स्नेक बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है और वो आके बढ़ने लगता है और उसे थॉरगिल दिखाई देता है और वो उसके सामने जाके बोलता है कि हे थॉरगिल, काफी दिनों बाद मिले हो, तुम कब वापस आए। इसके बाद ये दोनों फिस्ट बम्प करते हैं और थॉरगिल बोलता है कि 5-6 दिन पहले मैं आया था, मैं डैड को देखने के लिए आया था। इसके बाद स्नेक बोलता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम अभी तक जिंदा हो। और थॉरगिल बोलता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से स्नेक। इसके बाद कैटल बोलता है स्नेक तुम अपने पीछे क्या लेके जा रहे हो, और हम पीछे देखते हैं 2 बच्चे बंधे हुए होते हैं। स्नेक बोलता है कि ये दोनों चोर हैं, मैं इनको तुम्हारे पास ही लेके आ रहा था। फिलहाल के लिए जो चोरियां हो रही है मुझे शक है कि इन सब में इन्हीं दोनों का हाथ है, भले ये दोनों छोटे बच्चे क्यों ना हो, लेकिन चोरी तो चोरी होती है, इसलिए मास्टर आपको इन दोनों को सजा देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों छोटे बच्चे कुएं के पास बैठे होते हैं जहाँ पे ये लड़की बोलती है स्टूर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या ये हमें मार देंगे। और इसके बाद स्टूर यानी कि वो लड़का बोलता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं थॉरगिल और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे थॉरगिल जंग की कहानी सुना रहा होता है। वो बोलता है कि लोग मिलिट्री के बारे में बात करते हैं लेकिन वो कभी परवाह नहीं करते कि उनका दोस्त और दुश्मन कौन है। जैसे ही जंग शुरू हो जाता है वैसे ही लोगों को अपने टारगेट के ऊपर अटैक करना होता है। हर कोई ये साबित करना चाहता है कि वो नॉर्थ सी का सबसे महान योद्धा है और जंग के बाद जो लूट होती है उसका मजा अलग ही है। लोग एक दूसरे को मार देते हैं ताकि वो लड़कियों को लेके मोटे रकम में बेच सके, जिसको सुनने के बाद ओलमार का चेहरा बिगड़ जाता है। इसके बाद थॉरगिल बोलता है तुम क्या कहते हो छोटे भाई, क्या तुम इंग्लैंड नहीं जाना चाहते, जिसको सुनने के बाद ओलमर कुछ कह नहीं पाता और थॉरगिल बोलता है क्या तुम सच में नहीं जाना चाहते। इसके बाद ओलमर बोलता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं जंग में जाना चाहता हूँ। और थॉरगिल बोलता है बिल्कुल सही, ये हुई ना मेरी छोटे भाई वाली बात। इसके बाद ओलमर बोलता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का तो मुझे खुशी होगी। और इसके बाद थॉरगिल बोलता है कि फिर तो तुम्हें मुझे एक गिफ्ट देना चाहिए और वो अपने सोल्जर को अपना नेकलेस लाने के लिए बोलता है। और इसके बाद इसको एक नेकलेस दिया जाता है जिसको देखने के बाद ओलमर बोलता है क्या मुझे इसको खाना है, ये काफी अजीब लग रहा है। इसके बाद थॉरगिल बोलता है हाँ तुम खा सकते हो लेकिन इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ये इंग्लैंड के लोगों का कान है, जिसको सुनने के बाद ओलमर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद थॉरगिल हंसने लगता है और बोलता है तुम सच में एक भीगी बिल्ली हो, इस तरह से तुम कैसे फाइट करोगे, हम आयरन फिस्ट कैटल के बेटे हैं। इसके बाद ओलमर हैरान होकर बोलता है आयरन फिस्ट। और तब थॉरगिल बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता, हमारे डैड जब जवान हुआ करते थे तब वो एक महान योद्धा हुआ करते थे, जैसे ही जंग शुरू होती उनकी ताकत की वजह से उनके हथियार चकनाचूर हो जाते हैं और उसके बाद वो सिर्फ अपने हाथों से लड़ते। जिसको सुनने के बाद ओलमर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या सच में हमारे डैड। आगे थॉरगिल बोलता है जब मैं पुराने सोल्जर से बात करता हूं तब आयरन फिस्ट का नाम बहुत ही ज्यादा बार आता है, तुम्हें हमारे डैड से और थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए। इसके बाद कैटल बोलते हैं थॉरगिल तुम थक गए होगे, तुम जाके थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते। और थॉरगिल बोलता है कि मैं इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूं। और कैटल बोलते हैं थॉरगिल। इसके बाद थॉरगिल बोलता है जैसे महान आयरन फिस्ट की इच्छा। और तभी स्नेक बोलता है मास्टर माफ करना लेकिन आराम करने से पहले ये तो बता दो कि इन दोनों के साथ क्या करना है। इसके बाद कैटल इन दोनों को नाम पूछते हैं और ये डर के कुछ बोल नहीं पाते। सोल्जर डरा के बोलते कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। और तब कैटल बोलते हैं कि ऐसा मत करो, वो कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो डरे हुए हैं। इसके बाद कैटल बड़े ही नम्र से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़का बोलता है कि मेरा नाम स्टोर है और ये मेरी छोटी बहन थोरा है। और तब कैटल बोलते हैं अच्छा तो तुम स्टोर और थोरा हो। इसके बाद कैटल बोलते हैं क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए बातें कर सके। और तब स्नेक बोलता है कि इन दोनों को छोड़ने के बाद इनकी फैमिली के अंदर इनकी माँ है और एक छोटा बच्चा है, इनकी माँ बीमार है इसलिए हम उसे यहाँ पे नहीं लाए और इनके फादर कुछ दिनों से गायब हैं। इसके बाद कैटल बोलते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है, लेकिन स्टोर कुछ भी नहीं बोलता। और तब स्नेक बोलता है कि उन्हें जवाब दो। और स्टोर बोलता है कि मेरे पिता का नाम स्नोरी है, पिछले सीजन वो सब्जियां बेचने के लिए गए थे लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। और तभी पैटर बोलता है क्या तुम्हारे ग्रैंडपा का नाम बो है। और स्टोर हाँ बोलता है। इसके बाद पैटर बोलता है कि ये वही स्नोरी है जिसने आपसे पैसे लिए थे अपनी जमीन के लिए। और तब कैटल बोलता है कि अच्छा वो स्नोरी, मैंने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा। इसके बाद थॉरगिल बोलता है वो शायद मर गया होगा, 1 साल हो गया है वो वापस नहीं आया है, यानी कि वो कभी वापस नहीं आने वाला, उसे जरूर किसी चोर ने मार दिया होगा। और तभी चिल्ला के बोलता है स्टर कि नहीं मेरे पापा बस सामान खरीदने के लिए थोड़े दूर गए हैं। इसके बाद कैटल सोचने लगते हैं जब किसी फैमिली का रोजगार करने वाला मर जाता है तब दूसरी फैमिली उनको बुलाती है उनके साथ काम करने के लिए। भले ही ये बच्चे हेल्दी दिख रहे हो लेकिन इनकी माँ बीमार है और इनके साथ एक छोटा बच्चा भी है, इनका ध्यान कौन रखेगा, कौन इनको काम देगा। और इनके आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी इनकी वाइफ बोलती है कि क्या हुआ हनी। और ये बोलते कि नहीं
कुछ भी तो नहीं, मेरे आंखों में बस थोड़ी सी धूल चली गई है। वैसे इन दोनों बच्चों ने क्या चोरी की है? और तब स्नेक बोलता है कि इन्होंने काफी कुछ चोरी की है, लेकिन ये मानते हैं कि इन्होंने एक बोरी आटा चोरी किया है और इसके गवाह खुद मैं और मेरे साथी हैं। इसके बाद कैटल बोलते हैं कहीं तुमने इन्हें धमकाया तो नहीं? और स्नेक बोलता है कि बातचीत से सब कुछ निपट गया। और हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पे स्नेक बोरी खाली कर रहा होता है आटा का और बोलता है कि जब तक ये खाली हो रहा है तब तक सब कुछ सच बता दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद कैटल चिल्ला के बोलते हैं इसे धमकाना ही कहते हैं। और इसके बाद स्नेक बोलता है कि अगर इन्होंने गलती नहीं की होती तो ये कभी नहीं मानते। और तब थॉरगिल बोलता है आसान है, इनका एक हाथ काट दो। जिसको सुनने के बाद कैटल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और स्टोर बोलता है कि मेरी छोटी बहन अभी भी बहुत छोटी है, उसके ऊपर दया करो। इसके बाद थॉरगिल बोलता है ठीक है, तुम्हारी बहन की सजा भी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे दोनों हाथ हम काट देंगे। इसके बाद ये भाई बहन दोनों ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद स्नेक बोलता है मुझे पता है मैंने क्या कहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी इनके ऊपर थोड़ा रहम करें। इसके बाद थॉरगिल बोलता है तो डैड आपने क्या डिसाइड किया है? और इसके बाद कैटल सोचने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक है, मुझे भरोसा नहीं होता कि ये सच में मेरा ही बेटा है। तुमने मेरे पास ही आके चोरी क्यों की? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें सजा देनी ही होगी। लेकिन तभी पैटर बोलता है मैं इसके खिलाफ हूँ, एक तरह से तुम उन्हें जिंदा ही मार रहे हो, चोरी के लिए ये बहुत बड़ी सजा है। तभी कैटल बोलता है पैटर, और पैटर बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन क्या मैं अपना सुझाव यहाँ पे रख सकता हूँ? और कैटल बोलते हैं हाँ हाँ तुम रख सकते हो पैटर, तुम बोल सकते हो। इसके बाद पैटर बोलता है इन दोनों बच्चों को हमें इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, अगर हम इसके दोनों हाथ काट देंगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। स्टर तुम्हारी उम्र कितनी है? और स्टर बोलता है मैं 12 साल का हूँ। इसके बाद पैटर बोलता है बहुत बढ़िया, बड़े लोगों के साथ काम करने के लिए ये उम्र एकदम सही है। तुमने जो चोरी की है उसकी और तुम्हारे पिताजी ने जो पैसे लिए थे उन सब की भरपाई तुम्हें ही करनी होगी। आगे पैटर कैटल से बोलता है कि ये बच्चे आपके पास काम करके आपकी भरपाई कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों बच्चों को और इनकी माँ को अपने खेतों में काम करने दो। जो खेत इनके पापा ने लिया था उन्हीं खेतों के ऊपर ये खेतीबाड़ी कर सकते हैं, और जो कुछ भी मदद चाहिए होगी स्टोर को मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और आगे जाके अगर ये एक अच्छा वर्कर बनता है तो ये पूरी तरह से आपकी भरपाई कर सकता है और ना ही इन्हें चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और तभी कैटल बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं इसके लिए सहमत हूँ। लेकिन तभी पैटर बोलता है इन्होंने चोरी की है और मुझे लगता है कि इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए और आपको खुद इन्हें पीटना चाहिए। और तभी कैटल बोलता है क्या? और इसके बाद थॉरगिल बोलता है कि हाँ अब मैं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। तभी कैटल बोलते हैं नहीं रुको, अगर वो काम करके मेरी भरपाई कर सकते हैं तो फिर उन्हें सजा देने की क्या जरूरत है। और तब स्नेक बोलता है कि हम इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते मास्टर, वरना लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे। और वैसे भी जिस बच्चे की उंगली बहुत ज्यादा चलती है उन्हें कोई पसंद नहीं करता, अगर हम इन्हें सजा देंगे तो ये इनके लिए अच्छा है। तो आप बताइए कितनी बार पीटना है इन्हें? और तब कैटल ना चाहते हुए बोलते हैं 5 नहीं 10 बार। और इसके बाद स्नेक बोलता है कि अच्छा 10-10 एक एक को। लड़के पहले तुम्हारी बारी। तभी थोड़ा रोकने की कोशिश करती है स्टर को, लेकिन स्टर उसे धक्का मारता है और बोलता है कि दूर रहो। और स्टर बोलता है कि मुझे 20 बार मारो लेकिन मेरी बहन को हाथ मत लगाना। और तभी थॉरगिल बोलता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, और वो खुद स्नेक के पास जाके बैट ले लेता है और बोलता है डैड ये काम मुझे करने दो। इसके बाद स्नेक बोलता है लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कब रुकना है, कहीं तुम उसे मार तो नहीं दोगे ना, जरा आराम से उसके सर पे या फिर किसी सेंसिटिव पार्ट पे अटैक मत करना। और तब थॉरगिल हर बात पे सिर्फ हाँ बोलता है और बोलता है आराम से मारना है, चलो बच्चे करते हैं। और उसके पेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों से पीटता है। स्टर उड़ता हुआ जाता है और नीचे गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से ही उठ पाता है, जिसको देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। कैटल तेजी से भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ थॉरगिल, ये मैं खुद कर लूंगा। और वो ना चाहते हुए भी स्टर को पीटना पड़ता है। पीटने वाला सीन दिखाया नहीं गया है। इसके बाद हम रात का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पे सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ओलमार दारू पी रहा होता है। तभी थॉरगिल बोलता है डैड कहाँ पे है? और ओलमार बोलता है कि वो तो सोने के लिए चले गए। और तभी थॉरगिल बोलता है कि हाँ आयरन फिस्ट कैटली अब थोड़े बूढ़े हो रहे हैं। इसके बाद हम कैटल के रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे कैटल बोलते हैं ये आयरन फिस्ट वाली बातें पूरी तरह से झूठी है। नॉर्ड्स का इंसान कभी डरपोक नहीं हो सकता और वो जिंदा नहीं रह सकता। हर कोई यही चाहता है कि मैं बहादुर बनूं, लेकिन कोई ये शक नहीं करता कि ये सब बातें झूठी है। मेरी तरह एक महान इंसान भी झूठ बोल सकता है। आगे हम स्टर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। और आगे कैटल बोलता है मुझे अपने ही बेटे थॉरगिल से डर लगता है, मुझे जंग से डर लगता है, मुझे हिंसा से डर लगता है। क्या दुनिया में किसी के लिए दया करना बुरी बात है? और तभी हम देखते हैं ये एक लड़की की गोदी में सो रहे होते हैं, जो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। इसके बाद कैटल बोलते हैं इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकता हूँ, हमेशा मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अंधकार है। और हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं आर्न हेड होती है। और दोस्तों
इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या स्टार्क को मार पड़ना जरूरी था या फिर उसे समझाया भी जा सकता था। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखे उसको बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा ही रहा है। कम से कम तुम घंटा या फिर घंटी बजा लो।